गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी टीम की आर्टिकल है दिव्या एंड सी इज गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन ऑन जीएसटी रिफंड। सो प्लीज हैव पेशेंस टू हियर हर और जो भी आपकी क्वेरी हैं सबके साथ रेज करते जाना। शी इज गोइंग टू आंसर दैट कमिंग। Good evening, everyone. My topic is GST refund. जो it's covered under Chapter 11 of CGST Act. It applies on the person जो टैक्स पे कर रहा है या कोई भी अमाउंट पे कर रहा है लाइक इंटरेस्ट ऑन टैक्स वगैरह, जिसको रिफंड क्लेम करना है। जो रिफंड होता है इसमें बहुत सारे केसेस के अंडर आपको मिलता है लाइक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीरो रेटेड सप्लाईज, डीम्ड एक्सपोर्ट, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी एंड बैलेंस इन ई कैश लेजर। एक्सपोर्ट होता क्या है? एक्सपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप एक किसी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो देन आप उसको सोल्ड आउट कर रहे हो किसी और कंट्री में। अब गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? आप जो गुड्स है वो आप एक कंट्री से किसी और कंट्री में सोल्ड आउट कर रहे हो। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसमें 4 कंडीशंस होती है। यहाँ पे जो प्रोवाइडर होना चाहिए वो इंडिया का होना चाहिए, जो रिसिपिएंट इन प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, जो पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो वो फॉरेन एक्सचेंज में होनी चाहिए, और जो बोथ पार्टीज है रिसिपिएंट एंड सप्लायर वो दोनों सेम एस्टैब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए, ये सेपरेट लीगल एंटिटीज होनी चाहिए। देन आता है जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं जो वो सप्लाईज जिन पे जो टैक्स रेट होता है वो 0% चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आप फाइनल गुड्स के ऊपर जो आईटीसी है वो क्लेम नहीं कर सकते, पर जो इनपुट्स होते हैं यहाँ पे आपको उसका जो क्लेम होता है आईटीसी का वो मिल जाता है। देन डीम्ड एक्सपोर्ट, हाँ उनका रिफंड मिल जाता है। डीम्ड एक्सपोर्ट वो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनकी सप्लाई जो होते विद इन इंडिया ही है, लेकिन एज बाय लॉ उनको हम ट्रीट करते हैं एक्सपोर्ट, जो सपोर्ट करती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब जो गवर्नमेंट है वो हमें रिफंड प्रोवाइड क्यों करती है? कि वो प्रमोटर्स को जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रमोट कर सके, और जो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज है वो कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सके, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह होते हैं उनको अट्रैक्टिव बना सको फॉर इंडियन ग्रोथ। अब हम सेक्शन 54 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो सेक्शन 54 है इसके अंदर बहुत सारी सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं रिफंड को क्लेम करने के लिए। हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर रिफंड पर्पस। टाइम लिमिट्स होती है कि अगर इस टाइम लिमिट के अंदर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो आपको रिफंड मिलेगा, एक्सीडिंग दैट आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। जो प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत सारी वेरिफिकेशंस करते हैं देन आपको सैंक्शन करते हैं रिफंड। जो रिफंड होता है अब बहुत तरीके का होता है, लेकिन इसमें भी इंक्लूजन्स भी होती है और एक्सक्लूजन्स भी होती है। इंक्लूजन्स में आता है कि अगर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसका रिफंड ले सकते हो। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, डीम्ड एक्सपोर्ट, देन रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी होता है कि जो भी आप जीएसटी पे कर रहे हो गुड्स पे परचेज मतलब इनपुट्स पे, वो एक्सीड करना चाहिए आपके आउटपुट के जीएसटी जो आप पेबल है उससे, तो आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाता है। ये ई क्रेडिट लेजर में आपके शो करता है। अब जो एलिजिबल इनपुट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है अगर वो क्लेम नहीं कर रहा है मतलब डिडक्ट नहीं करवा रहा है अपनी आउटपुट लाइबिलिटी से, तो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बचता है, मतलब वो अकर होता है। अब इसके 3 रीजंस होते हैं कि किन वजह से आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अकर होता है। इसमें फर्स्ट आता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है कि आप जो इनवॉइस रिसीव कर रहे हो, आपको इनवॉइसेस मिले, जो सप्लायर है या तो उसने आप उनको अपनी रिटर्न्स वगैरह को फाइल नहीं किया, या फिर जो हमारा पोर्टल पे है वो हमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अकर होगा। देन सेकंड होता है मिस्ड क्लेम्स। मिस्ड क्लेम्स में आता है आपका कोई भी ह्यूमन एरर होता है या फिर आपका कोई भी अकाउंटिंग बैकलॉग होता है जीएसटीआर 3B में,
तो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बनता है। देन नेक्स्ट होता है अनमास्क्ड डेटा, जो आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपने जो मेंटेन करे हुए हैं और जो सप्लायर होता है उसने जो अपलोड किया है पोर्टल पे, अगर इसमें मिसमैच होता है तो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बनता है। अब जो रिफंड होता है, जो भी आप टैक्स और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एप्लीकेंट, अगर वो पास ऑन नहीं करता है उसको किसी और को तो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। जो सेक्शन 77 के अंडर आता है, जो होता है रॉन्ग हेड पे, आपने रॉन्ग हेड के अंदर अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे करी है, तब भी आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट होता है टैक्स पेड ऑन सप्लाईज, जिनका आपको जो इनवॉइस है वो आपको रिसीव नहीं हुआ है, या फिर आपने वो सप्लाईज प्रोवाइड ही नहीं की है, लेकिन अगर आपको रिफंड वाउचर रिसीव हुआ है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत एक्सक्लूशंस भी होती है। वन ऑफ द एक्सक्लूशन है कि अगर कोई भी आप सप्लाई कर रहे हो, वो आपके एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में कवर होती ही नहीं है, तो आप उस पर रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड होता है अगर आप क्लेम कर चुके हो ड्यूटी ड्रॉबैक्स को या आईजीएसटी रिफंड, तो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई भी आपने एक्सपोर्ट करा है, उस एक्सपोर्ट पे एक्सरसाइज ड्यूटी लग रही है, तो भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो रिफंड। देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिफंड। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिफंड। और जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म, जो होता है जीएसटी RFD 01 के अंदर। यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइसेस भी देने पड़ते हैं, बिल ऑफ एंट्रीज भी देनी पड़ती है, शिपिंग बिल्स, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, ये सब सब्सटैंशिएट करते हैं कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो वैलिड है और आपने किसी को पास ऑन नहीं किया है, जो भी आपके पास आईटीसी वगैरह है। देन आप बैंक स्टेटमेंट्स भी प्रोवाइड करते हो। बैंक स्टेटमेंट सब्सटैंशिएट करते हैं कि जो आपको जो रिसीट्स हुई हैं वो आपको फॉरेन एक्सचेंज में हुई है। आप ऑथराइजेशन लेटर्स भी प्रोवाइड करते हो और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। देयर आर सो मेनी कंडीशंस फॉर रिफंड। फर्स्ट होता है कि आपको जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देनी है, जो GSTR RFD 01 में होता है। यहाँ पे टाइम लिमिट्स होती हैं फॉर एप्लीकेंट एंड द प्रॉपर ऑफिसर। जो एप्लीकेंट होता है उसको फॉर जो भी आपको रिफंड लेना है तो आपको विद इन 2 years लेना है रेलिवेंट डेट से। अब जो रेलिवेंट डेट है वो डिफर करती है केस टू केस। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो तो डेट ऑफ डिस्पैच कंसीडर करी जाती है। अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो भी आपने रिटर्न फाइल करी है उसकी जो भी डीम्ड एक्सपोर्ट को करने के लिए रिटर्न फाइल करी है उसकी आप डेट कंसीडर करते हो। और कोई भी अदर केसेस होता है वहाँ पे आप डेट ऑफ पेमेंट भी कंसीडर करते हो। जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन कॉन्सुलेट्स होते हैं, वहाँ पे अगर आपको रिफंड लेना है इनपुट सप्लाईज पे, तो वो विद इन 2 years फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर, जब भी आपको सप्लाई रिसीव हो रही है वहाँ से आप कंसीडर करते हो। फॉर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी आप एंड ऑफ टैक्स पीरियड कंसीडर करते हो। अब जो आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो होता है आपको वो मिलता है सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाईज पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और जो भी आपके पास आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ है उस पे। जो भी कोई भी आपने सप्लाई निल रेटेड सप्लाई या एग्जाम सप्लाई करेगी उस पर आपको रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ये हमारा जो एप्लीकेंट होता है उसके पार्ट के लिए है। जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो उसको जो ऑर्डर होता है वो विद इन 60 days आपको देना पड़ता है, मतलब सेंक्शन के लिए भी, और जो भी उसको प्रोसेसिंग करनी है उसको विद इन 60 days ही करनी है। अगर आप जो रिफंड होता है वो टाइमली नहीं प्रोवाइड करा पाते किसी रीजन से गवर्नमेंट, तो आपको मैक्स टू मैक्स 6% पर एनम का जो इंटरेस्ट होता है वो रिसीव होता है जो एप्लीकेंट होता है उसको। अब जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसके पास चॉइसेस होती है कि वो आपका जो रिफंड है वो रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, और वो प्रोविजनल बेसिस पे भी आपको रिफंड क्लेम करा सकता है। जो प्रोविजनल बेसिस वाला होता है उसमें होता है कि जो 90% ऑफ जो रिफंड है वो आपको विद इन 7 days ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, और जो फिर प्रॉपर ऑफिसर होता है वो फाइनल ऑर्डर प्रेजेंट करता है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको फाइनल रिफंड मिल जाता है। जो यूनियन बजट 2026 है उसमें एक अमेंडमेंट आई थी, पहले जो इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें आपको रिफंड नहीं मिलता था, मतलब प्रोविजनल बेसिस पे, लेकिन अब 90% प्रोविजनल बेसिस पे आपको रिफंड मिल जाता है।
जो इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा इनपुट टैक्स रेट होता है इज हायर देन आउटपुट टैक्स रेट। जो जर्नल कंडीशंस है फॉर रिफंड वो होता है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, आप जो है जो भी आप टैक्स मतलब जो भी आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो वो आपने एज अ टैक्स या फिर कोई भी अमाउंट पे करा होना चाहिए गवर्नमेंट को। इसमें पहले कंडीशन थी कि 1000 रुपीज से कम का अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिल सकता, पर अभी जो यूनियन बजट 2026 आया उसमें जो ये कंडीशन है ये रिमूव कर दी गई है, अब आप ले सकते हो। जो भी अगर आपको रिफंड लेना है तो आपको विद इन टाइम लिमिट आपको करना पड़ेगा, जो 2 years है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फर्निश करने हैं। आपने कोई भी ऑफेंस जब भी हटाया हाँ उसको बोला नहीं कि मजाक क्यों कर रहे हो, 1000 का रिफंड लेने कौन जाएगा डिपार्टमेंट? नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं था, होना तो चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि क्यों मजाक कर रहे हो। उसको इसलिए 10,000 करना चाहिए था, इनको 1,000 को भी हटा दिया जी। हैं? उनको 10,000 करना था, उन्होंने 1,000 को भी हटा के 0 कर दिया। अब कोई भी रिफंड ले सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 10,000 मतलब 1000 रुपीज़ का तो आप नहीं जा 500 रुपए सकते। का रिफंड है तो ले जाओ डिपार्टमेंट लेने के लिए। वैसे कोई नहीं जाता सर इतने में। इसलिए तो कह रहा हूँ लॉ में चेंज किसने किया, मजाक क्यों कर रहे हैं ये? सर कस्टम ड्यूटी के रिफंड में तो 100 रुपए की नहीं है। चलो तो इसका मतलब रिफंड देना चाहिए, 150 रुपए 200 रुपए का तो रिफंड देना चाहिए। मतलब जो फीस वगैरह जो प्रोफेशन वगैरह के आप पास जाओगे उनको बोलोगे वो तो इससे ज़्यादा ले लेंगे ना, तो फिर अब वो क्या करेंगे? उनसे उनकी फीस भी तो ज़्यादा होगी ना। अच्छा, क्या करें फिर? नहीं लें? सर वो तो 150 क्लाइंट पे डिपेंड करता है। नहीं, मेरा रिफंड है 150 रुपए का, तो क्या करूँ मैं, दूँ कि नहीं दूँ? सर वो आपकी मर्जी है। चलिए ठीक है। आप कोई भी ऑफेंस नहीं आपने करा होना चाहिए एज जीएसटी एक्ट या कोई भी अदर एक्ट जिस टाइम का आपको रिफंड लेना है। आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करनी चाहिए, आपको कैपिटल गुड्स पे भी रिफंड नहीं मिलता है। फॉर एन CTP और NRTP कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर पर्सन इनको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। अगर इनको अपना रिफंड लेना है तो इनका जो भी रिटर्न वगैरह है वो सब फाइल होनी चाहिए, जो भी रजिस्ट्रेशन का इनका टाइम ड्यूरेशन होता है उससे। अब लास्ट मतलब वेरिफिकेशन का पॉइंट आता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर होता है हम उसको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो सब्सटैंशिएट कर सके कि हम एलिजिबल है रिफंड के लिए, और जो भी टैक्स और इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो हमने पास ऑन नहीं किया किसी को। और जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसको हम एप्लीकेशन देते हैं, अब वो रिजेक्ट करे अप्रूव करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो विद होल्ड भी कर लेता है। विद होल्ड की कंडीशंस होती है अगर कोई भी एप्लीकेंट है उसने अपना रिटर्न वगैरह नहीं भरा या फिर इंटरेस्ट टैक्स कोई भी अमाउंट है उसने नहीं पे किया, उसका आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें भी कंडीशंस है कि अगर आप स्टे ऑर्डर जो है वो कोर्ट प्रोवाइड करता है या स्टे ऑर्डर कोर्ट नहीं दे रहा, तो अगर स्टे ऑर्डर कोर्ट दे रहा है तो फिर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, नहीं दे रहा तो आप नहीं कर सकते। प्रॉपर जो ऑफिसर होता है उसके पास ऑप्शंस है कि वो एडजस्ट भी कर सकता है आपका, या फिर वो आपको बोल देगा कि पहले आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर दो देन हम आपको रिफंड सेंक्शन कर देंगे। अगर जो कमिश्नर है उसको लगता है कि जो आप फ्रॉड कर रहे हो या लॉस ऑफ रेवेन्यू कर रहे हो तो वो आपका विद होल्ड कर देगा रिफंड और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लेकिन देते हैं। अब जब प्रॉपर ऑफिसर अमाउंट क्रेडिट करेगा तो इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालेगा, लेकिन अगर कुछ सप्लाईज है अगर वो इसमें कर रहा है तो वो एप्लीकेंट को डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है, लाइक एक्सपोर्ट और अनक्रेडिट ITC और सप्लाईज है जिनमें वो सप्लाई प्रोवाइड नहीं करी या फिर इनवॉइसेस नहीं दिए लेकिन आपने रिफंड वाउचर इशू कर दिया, तो आपको जो एप्लीकेंट है उसको क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। अब प्रोसेस क्या होता है फॉर्म्स का। आप FRD 01 में आप एप्लीकेशन देते हो, इसमें भी 2 एनेक्चर्स होते हैं। फर्स्ट एनेक्चर होता है जिसमें आप डिटेल्स ऑफ गुड्स देते हो, सेकंड एनेक्चर होता है फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ CA के लिए।
FRD 02 में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है विद इन 15 डेज। अगर उनको देना है रिफंड तो 15 डेज में एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके में कोई डेफिशिएंसी है तो फॉर्म 03 FRD 03 में आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू कर देगा विद इन 15 डेज। देन FRD 4 में जो प्रोविजनल बेसिस का ऑर्डर होता है कि आपको 90% क्लेम मिल रहा है वो आता है। 05 में अगर आपका रिफंड सेंक्शन हो गया या रिजेक्ट हो गया उसका ऑर्डर आता है। 06 में FRD 06 में जो भी एडजस्टमेंट वगैरह प्रॉपर ऑफिसर को करनी होती है उस चीज़ का ऑर्डर आता है। 07 में FRD 07 में जो HCN होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रही है उसका ऑर्डर आएगा। FRD 08 में पेमेंट एडवाइस के लिए आएगा। FRD 09 में आपका जो इंटरेस्ट मिलता है कि आपको डिले हुआ है रिफंड मिलने में तो उसका जो 6% पर एनम मैक्स टू मैक्स वो मिलता है तो उसका ऑर्डर 09 में आता है। FRD 010 में एप्लीकेशन होती है एम्बेसी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। FRD 11 में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए आता है। जो फॉर्मूला होता है कि आपको किस तरीके से इवैल्यूएट करना है कि आपका कितना रिफंड बना है ये भी क्लेम पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इसके लिए करते हो तो फॉर्मूला होता है जीरो रेटेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट ITC। अगर आप इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर रिफंड क्लेम करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है इन्वर्टेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट ITC माइनस आउटपुट लायबिलिटी। जीरो रेटेड टर्नओवर का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्लस स्पेशल इकोनॉमिक सप्लाईज जिस पीरियड के लिए आप क्लेम लेना चाहते हो वो। इन्वर्टेड टर्नओवर का मतलब होता है वही कि इनपुट GST रेट जो है वो आपका एक्सीड कर रहा है टोटल GST रेट से उसका टर्नओवर। नेट ITC का मतलब है टोटल एलिजिबल ITC क्लेम्ड ऑन इनपुट एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन्स। यहाँ पे कैपिटल गुड्स कंसीडर नहीं होते। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब है कोई भी टैक्सेबल टर्नओवर जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप कर रहे हो फॉर दैट पीरियड एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज। टोटल टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि जो भी आप टैक्स पेबल है इन्वर्टेड रेट पे फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थैंक यू। No questions? Yes. आदित्य, कोई क्वेश्चन? मैम को कुछ शायद ये एक्चुअली बहुत लेंदी टॉपिक था टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि भी रिकॉल करने की जरूरत है। तो जैसे वो फॉर्मूलाज हैं, वो डेफिनेशन हैं कुछ, तो अदरवाइज ओवरऑल इट इज या एक बार वो प्रोसीजर वगैरह वाला फॉर्म्स वगैरह वो सब छोड़ देते हैं। सिर्फ इन ब्रीफ जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उसको एक बार समराइज कर दो आप कि क्या क्या था, किस पे रिफंड मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। जो आपने इनिशियली स्टार्ट किया था ना उसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर दो, रिपीट कर दो आप, मतलब दोबारा से। और वो बाकी सारा करते करते थे वो थोड़ा सा लॉस्ट हो गया। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो रिफंड है वो किसी भी पर्सन को मिलेगा जिसने टैक्स या कोई भी अमाउंट पे किया है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन टैक्स क्यों ना हो, लेकिन वो चाहता है कि उसको रिफंड मिले तो उसको मिलेगा। रिफंड के लिए 5 केसेस आते हैं कि एक्सपोर्ट एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज में आपको मिल जाएगा। आप इसमें जो कह रहे हैं जिसने टैक्स पे किया है, टैक्स पे का मतलब उसने टैक्स डिपॉजिट कराया है या अपने इनपुट सर्विसेज वाले टैक्स की भी बात कर रहे हैं? इनपुट सर्विसेज वाले की इनपुट बात सर्विस कर वाली रहे की हैं। बात कर रहे हैं। ओके, तो पे किया है, पेमेंट कर दिया तो वो तो रिफंड हो ही जाएगा। वो भी सेम प्रोसीजर है, उसका अलग प्रोसीजर है। यही है, सेम है। उसके बाद गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीरो रेटेड सप्लाई में जो आता है, डीम्ड एक्सपोर्ट में जो आता है, अनयूटिलाइज्ड ITC जो हमारे पास है, और जो भी हमारे पास कैश लेजर में अमाउंट होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका भी आपको रिफंड मिल जाता है। तो अनयूटिलाइज्ड ITC कैसे क्रिएट होगा? एक तो वाटर ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला तो चलो ठीक है, बाकी कैसे आएगा वो? जब आप रिटर्न वगैरह भर रहे हो, अब 2 जने सप्लायर रिसिपिएंट, अगर हमने एक फाइल कर दिया, जो हमारा सप्लायर है उसने फाइल नहीं की रिटर्न वगैरह, तो हमारा ITC में चले जाएगा, क्योंकि जब तक वो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा हम ले नहीं सकते उसको रिफंड। उसका तो रिफंड नहीं मिलेगा ना? हाँ,
अगर पोर्टल पे शो नहीं कर रहा, अगर वो पोर्टल पे शो कर जाएगा तो फिर मिल जाएगा। तो इसकी वजह मतलब टाइम डिफरेंस हो जाता है ये कि आपका कोई टाइम डिफरेंस हो गया। नहीं मतलब हाँ। रिफंड तो मेरे को तभी मिल सकता है कि या तो मैं एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ या जीरो रेटेड या डीम्ड, दोनों तो जीरो रेटेड तो यही दोनों हो गए, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये दोनों जीरो रेटेड कहते हैं इसको। और जो एसईजेड वगैरह में अप्लाई कर रहा हूँ वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया। ये तीन केसेस में तो समझ में आता है कि मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एसईजेड। इसके अलावा क्या इंस्टेंस है जब मेरे को रिफंड मिल सकता है, कोई और सिचुएशन है जिसमें रिफंड मिल सकता है? जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसमें कैसे रिफंड मिलेगा? सर उस केस में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कुछ परचेज करा है, अगर इनवर्ट सर्विसेज लिए जिस पे रेट ऑफ जीएसटी इज मोर देन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन आउटपुट यूज आउटपुट सप्लाई, तो उस केस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर एटलीस्ट एक्यूमुलेट होता है उसका रिफंड होता ये कब से आया ये? है। वेरी बिगिनिंग फ्रॉम 2017 नहीं, वो सर्विसेज का केस है, उसमें कमीशन पे करना है जिस पे जीएसटी एक्यूमुलेट होगा। जो इनपुट है उसके गुड्स से इनपुट है, उस पे रेट ऑफ जीएसटी इज सिमिलर टू द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ये क्वेश्चन तुम्हारा पहले आया था स्टाइल स्टोन का केस है। स्टाइल स्टोन ये स्टाइल स्टोन तो बात की बात है। एक क्वेश्चन नरेश अग्रवाल की कंपनी थी, क्या स्टैंपिंग, कौन सी स्टैंपिंग का मैंने आपको रेफरेंस किया था उसका, उनसे आपने शायद बात भी करी थी। हाँ मैंने उनको बता नोट बना के भेजा था पहले हाँ, कि आपको रिफंड मिल जाएगा क्योंकि जो आपके परचेजेस हैं ये तो नहीं बात थी कि रिफंड मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा तो उनको तो बहुत उनका बहुत कुछ अमाउंट था, तो उसने कहा मेरी नॉलेज में नहीं है कि आपने मुझे ये ओपिनियन देगी रिफंड मिल नहीं, जाएगा। आपने नंबर से लेकर मैंने बात कर रहा हूँ उनको बताया, उन्होंने एक्सप्लेन करा था कहीं ना कहीं, मुझे रिकॉल नहीं कर रहा हूँ सर, उनके केस में रिफंड बन रहा था, मतलब बोला तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपने वैसे तो डिस्कस नहीं किया होगा? तो there was a huge amount था उनका, that was running into crores, तो कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से वो कह रहे थे। क्या उसका कुछ स्टैंपिंग का कुछ कंपनी का नाम था ना? नरेश अग्रवाल नया कंपनी के जो सीएमडी थे, चेयरमैन जो थे, वो नरेश अग्रवाल करके थे। तो डिस्कस करना है सर अभी। चलो हाँ जी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड मिल जाएगा? प्रोविजनल बेसिस पर भी मिल जाएगा। हाँ, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल का मिलेगा। चलिए हाँ, और आपको नहीं जो रिफंड है, अगर आपने गलत कर दिया, मतलब जो टैक्स है वो आपने गलत हेड के अंदर पेबल कर दिया, आपको उसका भी रिफंड मिल जाएगा। और अगर कोई सप्लाई करी है आपके पास, वो प्रोवाइड नहीं करी गई आपको, या फिर अभी इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ लेकिन आपने रिफंड वाउचर इशू कर दिया, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। एक्सक्लूड होता है कोई भी सप्लाई जो सीजीएसटी एक्ट में कवर नहीं होती, वो नहीं होगा। या फिर आप कभी उसका आईजीएसटी रिफंड वगैरह कंसीडर मतलब क्लेम कर चुके हो पहले, तो आप दोबारा नहीं ले सकते। अगर कोई भी सप्लाई आप कर रहे हो, अगर उस पर एक्सरसाइज ड्यूटी लग रही है, तो आप उसका जो रिफंड है वो क्लेम नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सबमिट करने पड़ते हैं, वो केस टू केस डिफर करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर में नहीं जा रहा है, सिर्फ लॉ की बात कर रहे हैं। सो लॉ वाला पॉइंट इतना ही है जितना आप बता रहे हैं। हाँ, और फिर आते हैं कि वो प्रॉपर ऑफिसर वगैरह का वो चीज़। ठीक है, थैंक यू।